गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा है, पर अभी हम वेक्टर के कुछ टाइप और पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेस पर। तो एक अभी तक हम जैसे को इनिशियल, को टर्मिनल, को प्लेनर, को लीनियर, फ्री वेक्टर, फिक्स वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, सब इनके बारे में, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक जीरो वेक्टर के बारे में और बता देते हैं। अगला जो हमारा है वो है जीरो वेक्टर। तो देखिए, जीरो वेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जीरो वेक्टर विच है नल मैग्नीट्यूड, इसका दूसरा नाम नल वेक्टर भी है भाई। जीरो वेक्टर का क्या नाम है? नल वेक्टर। विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड and arbitrary direction. आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो और उसकी डायरेक्शन क्या हो? आर्बिट्रेरी हो। मतलब हम केवल ये बता सकें कि ये केवल उस डायरेक्शन की तरफ था, बट वहाँ मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। मतलब जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर भी जीरो वेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा ही जीरो, पर हो सकता है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जीरो के ऊपर एरो का साइन लगाना होता है, मतलब एरो ओवर द नंबर जीरो, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये बात याद रखनी है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी वेक्टर जीरो वेक्टर की? भाई जीरो मैग्नीट्यूड ही है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम यही बताना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया पर इसके पास क्या है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? इक्वल है। अगर मान लीजिए मैं कह देता हूँ देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बताइए क्या होगा? तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, पर डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास उनकी क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमें जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जीरो वेक्टर को किसी के भी साथ ऐड कर लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, देखिए ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने पहली प्रॉपर्टी जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के अंदर ऐड कर दिया, तो जिस वेक्टर में ऐड किया है वही इटसेल्फ रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी कांस्टेंट को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो वेक्टर ही आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? अगर आपने किसी जीरो को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर बन जाएगा। और बस सिंपल है कि आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई है। एक हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर के अंदर आपको और बता देते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर के अंदर, और उसके बाद में जो यूनिट वेक्टर है इनके बारे में और एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है आपने, और मल्टीप्लिकेशन हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो मैं मान लीजिए आपसे ये कह रहा हूँ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेक्टर, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेक्टर। आपने वेक्टर के साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा? देन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ। आपने ये कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपने इस ए वेक्टर को
2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल लेंथ का हो गया और क्या बन जाएगा, 2a वेक्टर बन जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने किसी कांस्टेंट को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, देन वी गेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर। हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे 2 कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a वेक्टर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3a वेक्टर आ जाता। ठीक है भाई, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके साथ आ जाएगा। दूसरा, मान लीजिए आपने ये कहा कि भाई अगर हम मान लीजिए कांस्टेंट -2 ले लें तो क्या होगा। अगर आपने ये कहा कि हम -2 ले लेते हैं तो इसी तरह आ जाएगा, केवल और केवल डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देना। ये -2a वेक्टर हो गया। लेंथ इसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, जो आपने नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के अंदर पढ़ा था। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। और एक प्रॉपर्टी इसी में और बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि अगर आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए कि भाई अगर आपके पास 2 स्केलर हैं, m और n 2 स्केलर हैं, किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप स्केलर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके ये एडिशन रूल भी लगा सकते हो। जैसे कि ये m है, a के साथ मल्टीप्लाई किया तो m a वेक्टर हो गया, प्लस फिर n a वेक्टर, मतलब कांस्टेंट के साथ आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप ये कहते हो कि हमारे पास कोई लैम्बडा कांस्टेंट है और उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें a वेक्टर की तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा a वेक्टर। ये भी आप कह सकते हो। समझ आ गया। तो ये सब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो समझ आनी चाहिए, काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। एक मैं आपको बताता हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है वो एंगल लेने का होता है, कि हमें यही नहीं पता चलता कि एंगल कहाँ लिया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये हमने 2 वेक्टर बनाए, तो एंगल हमेशा एरो की डायरेक्शन के साथ लिया जाता है। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो एरो की डायरेक्शन जो है ना, जैसे ए और बी के बीच में एंगल लिया जाएगा तो ये एंगल होगा थीटा, और टेल के बीच में बनेगा एंगल हमेशा टेल के साथ बनेगा और एरो की डायरेक्शन के साथ लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर बन गए, ये डायरेक्शन बन गई। आपसे ये कहा जाए आप ये भी एंगल बता सकते थे, ये भी, यहाँ पर भी। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ बताया थीटा एंगल। ठीक है भाई। अब ए और बी के बीच में एंगल लेना है तो ए से यूं घुमाना है हेड के साथ, ऐसे। समझ आ गया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर। हो गया भाई, इधर ले लिया तो एंगल कहाँ से लिया जाएगा, या तो आप ये वाला एंगल दिखाओ -थीटा। अब आप सोच रहे हो कि -थीटा क्यों लिख दिया गया। -थीटा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूं घुमाते हैं तो हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, जब नेगेटिव की तरफ घुमाते हैं ना तो कैसा एंगल लेते हैं, नेगेटिव। या फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, यूं पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा कर लिख कर आओ। जैसे कि आपने क्या कहा, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। हो गया। तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन से यूं घुमाते हो तो ये पूरा एंगल आएगा थीटा। मेरी बात समझ आ गई। कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इनका हम आगे यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और ये आपकी मर्जी है कि आप किसी भी डायरेक्शन में, आप ये कहो कि हम सर इस डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो आप यहाँ पर +थीटा भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल मेजरमेंट की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो क्लॉकवाइज होती है। अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया तो नेगेटिव वेक्टर होगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो पॉजिटिव एंगल होगा। ये हमारे पास क्या है,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये हमें मालूम होना चाहिए था। अब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। आगे मैं आपको बताता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर। अगली प्रॉपर्टी हम आपको क्या पढ़ाएंगे भाई? एडिशन ऑफ वेक्टर। मेरी बात समझ गए भाई? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये था हमारे पास पेज नंबर 5, ठीक है? देखो ध्यान से, मैं आपको ये बता रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। मेरी बात समझ आ गई? अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, आपने किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कंपोजिट करना है, मतलब द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, कम से कम दो को ऐड करना है और उससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो। टू और मोर वेक्टर्स इन ए सिंगल वेक्टर। जब दो और दो से ज़्यादा वेक्टर को किसी एक सिंगल वेक्टर को में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एडिशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब हम क्या कहेंगे? व्हेन टू और मोर वेक्टर्स कंपोजिट together and make a resultant vector is called addition of vector। अब वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स हैं, वेक्टर एडिशंस के कुछ रूल हैं। क्या क्या रूल हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला रूल मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपने जो टाइप पढ़े हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा यूज होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम दो वेक्टर लेते हैं और उनका सम करते हैं। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीन साइड होती है, तो हम किन्हीं दो वेक्टर को मिलाएंगे और तीसरी साइड को उसका रिजल्टेंट बताएंगे। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब हम दो वेक्टर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई? ये इसकी स्टेटमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है? इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि हमारे पास दो वेक्टर है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल आप जीरो वेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो, वो नहीं ले सकते। तो आपके पास दोनों वेक्टर ऐसे होने चाहिए कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास डायरेक्शन भी हो। समझ आ गया भाई? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और ऐसे हैं जैसे कि ट्रायंगल की दो साइड हो। जैसे कि आपने क्या कहा, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। बाय द टू साइड्स, देखिए ट्रायंगल यहाँ पर हम तीसरी साइड बना सकते हैं कि हमारे पास एक तो हमारे पास वेक्टर हो गया ओ ए और दूसरा हो गया हमारे पास ओ ए और बी। समझ आ गया कि ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक्ट्स इन सेम ऑर्डर, एक्ट्स इन सेम ऑर्डर।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेम ऑर्डर क्या होता है। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को टच कर जाए, उनको सेम ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर यहाँ है, इसकी हेड है, हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, फिर अगला वेक्टर, फिर अगला वेक्टर, ऐसे एक का हेड दूसरे की टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, तो इसको क्या बोल देते हैं? सेम ऑर्डर। समझ आ गया? और इसी तरह एक आता है अपोजिट ऑर्डर। तो जैसे कि एक का हेड आया और दूसरे का भी हेड यहाँ पर मिल गया, तो इसको क्या बोला जाता है? अपोजिट ऑर्डर। कल हमने वेक्टर का नोटेशन बताया था, तो उसमें हेड और टेल बताया था। तो देखो इसका हेड है और दूसरे वाले की टेल है, हेड और टेल मिल जाएं तो क्या बोलना है? कि ये सेम ऑर्डर है। हेड और हेड मिल जाएं तो क्या बोलना है? अपोजिट ऑर्डर। तो हमने क्या कहा? इफ़ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब हमारे पास दो वेक्टर है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बाई द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि दो साइड बना रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड बना रहे हैं, एक्ट्स इन सेम ऑर्डर। और कैसे एक्ट कर रहे हैं? सेम ऑर्डर के अंदर एक्ट कर रहे हैं। समझ आ गया होगा? देन देयर रिजल्टेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, यहां से हम शुरू करेंगे और ये इनका रिजल्टेंट होगा R। देन देयर रिजल्टेंट also have magnitude and direction, acts as third side of triangle, third side of triangle in opposite order। देखिए ध्यान से, तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, मतलब उसके रिजल्टेंट को जीरो वेक्टर नहीं बताना है आपने, ठीक है? जो होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और किस तरह एक्ट करेगा? थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल की तीसरी साइड हो, तो मेरे हिसाब से थर्ड साइड ही एक्ट कर रहा है ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है भाई? देखो बी वेक्टर की जो हेड है और आर वेक्टर का हेड, हेड हेड मिल गए तो क्या बोल लेंगे? इसको अपोजिट ऑर्डर बोल लेंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी? तो ये हमने इसकी क्या समझाई है बेटा? स्टेटमेंट बताइए। मतलब देन विच इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है भाई, ये जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों का क्या होगा? सम। हम दोबारा इसका डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मैंने O, इसको मैंने P और A वेक्टर का नाम दे दिया। फिर मैंने कहा ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसको मैंने Q लिखा, इसको मैंने B वेक्टर का नाम दे दिया। और लास्ट ये क्लोजिंग साइड है भाई, बन गई ट्रायंगल। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हमने कह दिया विच इज़ द सम ऑफ बोथ A एंड B। जो ये दोनों साइड हैं, ये जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी? पॉइंट क्लियर है? हेयर मैं कह देता हूँ, हेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने कह दिया कि जो ए और बी वेक्टर दोनों एक्ट कर रहे थे वो कितने एंगल से कर रहे थे? थीटा एंगल से। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए और बी के बीच में थीटा एंगल बताना है, तो क्या आप यहाँ बताओगे? नहीं, गलत है। क्या है कि ये हेड है और ये टेल है, और मैंने क्या कहा था कि वो टेल के बीच में होता है। तो हम सबसे पहले इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि यहाँ हेड की डायरेक्शन यहाँ है तो थीटा एंगल यहाँ लिया जाएगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? ये हमारे पास क्या हो गया? थीटा एंगल हो गया। पॉइंट क्लियर है भाई? तो अब हम इसको थोड़ा सा
और आगे पढ़ लेते हैं। अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देते हैं। मैंने क्या किया देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनालिटिकल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्टेंट। हम क्या करना चाहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। हम केवल और केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो देखिए ध्यान से, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। बेटा हमने क्या किया है, हमने क्या किया भाई, हमने तो एक वेक्टर ले लिया, मैं स्मॉल ए वेक्टर लिख रहा हूँ, फिर हम दूसरा वेक्टर बना रहे हैं बेटा, ये हमारे पास स्मॉल बी वेक्टर है, हो गया भाई। और आपको पता है कि ये हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट, ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और मैं आपको बता देता हूँ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा भाई, मैंने इस वेक्टर को आगे बढ़ाया और यहाँ पर एंगल कितना बता दिया, थीटा, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये ए, ये बी, और ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर एन। ठीक है, हमने थीटा एंगल के बारे में बता दिया। अब हम लिखेंगे वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है भाई, ए को हमने आगे एक्सटेंड किया और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एन। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, आर वेक्टर, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। तो हम पता है क्या करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आप ये कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो हम ये मान लीजिए 3 है मैग्नीट्यूड, इसका 2 है, तो 3 + 2 5 कर दें। नहीं बेटा, अगर 3 + 2 ये तो 5 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड स्केलर का है, पर 3 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अगर वेक्टर लगा हुआ है तो आप स्केलर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो आपको ये रूल लगाने होंगे जो हम आपको सिखा रहे हैं। हमने क्या कहा, वी टेक ए ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने ए बी एन ले ली बेटा, ए बी एन। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है आपने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो हमने बी एन और ए एन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल दी। तो देखिए बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी एन क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में देखा जाए, छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। तो आप क्या कह सकते हो, बी एन इज इक्वल टू ए बी, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। मतलब आप क्या बता सकते हो बेटा, बी एन इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू बताओ, बी वेक्टर है तो आपने क्या लिख दिया, बी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, बी साइन थीटा आ गई। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इसी तरह से हमने इसी ट्रायंगल के अंदर ए एन की वैल्यू निकाली, तो मैंने लिखा ए एन अपॉन ए बी। ए एन बेस है, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे हिसाब से कोस थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं ए एन निकालूंगा तो ए बी मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा होगा। क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। और ए बी क्या है हमारे पास, बी, तो क्या लिख दूँ मैं सीधा, बी कोस थीटा। मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, बी कोस थीटा। क्लियर है। अब हमारे पास ए एन आ गया बी कोस थीटा, बी एन आ गया बी साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से बेटा, हमारे पास अगर देखें तो ट्रायंगल ओ बी एन को देखा जाए,
ट्रायंगल OBN, शायद परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाँ, तो अब देखिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे OBN के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, OB² इज इक्वल टू क्या कहेंगे भाई, ON² प्लस NB² कह सकते हैं भाई। मतलब अगर हम देखें OB² की वैल्यू को क्या कहेंगे भाई, R² इज इक्वल टू, अब ON क्या है, ON की वैल्यू तो OA प्लस AN है ना भाई, OA प्लस AN² प्लस NB होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो भाई, OB की वैल्यू तो हमने क्या लिखी थी, R, तो R हमने पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R² इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है, A प्लस B कोस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस NB क्या है, B साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं। अब हमने क्या कहा भाई, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। R² इज इक्वल टू, भाई ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस B² कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। भाई ये तो प्रॉपर्टी है ना, A² प्लस B² कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू A मल्टीप्लाई बाई B कोस थीटा, लिख दिया, प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, B² साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या लिख रहे हैं, R² इज इक्वल टू A² प्लस B² मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2AB कोस थीटा, 2AB कोस थीटा। अब R² इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। और यहाँ से अगर हम अब R की वैल्यू निकालें तो मेरे हिसाब से अंडर रूट आ गया, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा और अंडर रूट। अब हमेशा आपको जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना हो तो ये हमारे पास रिजल्टेंट, जो फाइनल रिजल्टेंट आया है, ये आपको हमेशा और हमेशा याद होना चाहिए। अगर ये फाइनल रिजल्टेंट आपको हमेशा याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी और हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ गई। अब मान लीजिए ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, तो कुछ इसके स्पेशल केस हैं और डायरेक्शन भी है। मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जैसे कि ये आपके पास A वेक्टर है, ये आपके पास B वेक्टर है, ये आपने क्या लिखा, A वेक्टर, ये आपने क्या लिखा, B वेक्टर, ये आपने लिखा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। अब आपने कहा था कि ये भाई एंगल है थीटा, ध्यान से समझना है भाई। आपने कहा था ये B पॉइंट, A पॉइंट, O पॉइंट, N पॉइंट, ये हमारे पास B साइन थीटा, ये हमारे पास B कोस थीटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो A वेक्टर के साथ बताएंगे, तो क्या बताएंगे भाई, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अल्फा एंगल। क्या लिख दिया भाई हमने, अल्फा एंगल लिख दिया। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, किसी की भी डायरेक्शन बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ टेंजेंट एंगल बताना होता है। क्या बताना होता है, टेंजेंट एंगल। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद A वेक्टर, जो रिजल्टेंट है उसकी A वेक्टर के साथ क्या डायरेक्शन है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन B के साथ बताइए, तो फिर B के साथ बतानी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है कि A के साथ बताओगे। तो अभी मैं A के साथ बता रहा हूँ। A के साथ जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये अल्फा एंगल है, तो हमेशा टेंजेंट एंगल निकालना होता है, टेंजेंट अल्फा। क्या निकालना होता है, टेंजेंट अल्फा।
या फिर बीटा लिख लो, आपकी मर्जी है। तो अब मान लीजिए आपने टेंजेंट अल्फा लिखा, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, साइन थीटा, और बेस आपके पास क्या है, ओ एन। ओ एन की वैल्यू क्या पढ़ी थी आपने, ए प्लस बी कोस थीटा पढ़ी थी या नहीं। तो यहाँ से आपकी डायरेक्शन आ गई, अल्फा इज इक्वल टू, बेटा जब टेन राइट साइड जाता है तो इनवर्स की टर्म में चला जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे करने की कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट। समझ आ गया। अगर मान लीजिए इसी तरह आपके पास मतलब आपसे ये कहा जाए कि आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताइए, और आपने जो डायरेक्शन है वो बी के साथ बतानी है, ठीक है, किसके साथ बतानी है भाई, बी के साथ बतानी है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बीटा लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन विद रिजल्टेंट वेक्टर विद बी। बी वेक्टर के साथ अगर आपने डायरेक्शन बतानी है तो क्या लिखा जाएगा, वही टेन इनवर्स बी की जगह पर ए लिख दीजिए, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। इनको रिवर्स कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। पॉइंट क्लियर हो गया भाई। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अगर आप वैसे समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन देकर ही बता देता हूँ। जैसे आपने ये कहा ए वेक्टर है, ओ ए है, ए वेक्टर, आपने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ये बी पॉइंट है। अब आपने कहा कि ये रिजल्टेंट है, डायरेक्शन लेनी है तो ये एंगल होगा बीटा, ये एंगल क्या होगा, बीटा, क्योंकि इन दोनों को आप आगे बढ़ाओगे और आगे बढ़ाने के बाद इस एंगल को आप बीटा बताओगे, ये बात याद रखना। अब आपका ये थीटा एंगल था, अब आपने इसका सॉल्यूशन आगे करना है। अगर ये एंगल बीटा है तो आपने तो बीटा बताना है ना। तो आप एक बात बताइए भाई, अगर हम यहाँ से ध्यान से पढ़ें, ये एंगल हमारे पास थीटा है और आपने इस एंगल को क्या माना था, अल्फा, मतलब आप क्या कहोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। आप यहाँ से क्या कह सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, थीटा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकाले तो थीटा माइनस बीटा लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास वही रिजल्टेंट डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। अगर बीटा यहाँ मानोगे तो आपने क्या करना है, अब की बार आपने बी का रिजोल्यूशन किया था, फिर आपने ए का रिजोल्यूशन करना होगा, किसके अलोंग, बी के अलोंग। अभी आपने बी के रिजोल्यूशन ए के अलोंग किए थे, समझ आ गया। अब आपने बी के रिजोल्यूशन करने होंगे तो फिर बी ए के रिजोल्यूशन करने होंगे तो ए साइन थीटा ए कोस थीटा ये रिजोल्यूशन बनेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। पर यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ स्पेशल केस पढ़ने ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। मैंने ये कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। भाई थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। कैसे होगा भाई, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू, अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी बेटा ये ए और स्मॉल बी थे ना, ए और स्मॉल बी लिखे जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस थीटा कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, 1। तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट।
और हमने क्या कह दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, भाई स्क्वायर से अंडर रूट काट दें तो r इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस बी। ये किस केस में आया, जब थीटा आपके पास जीरो है, थीटा आपके पास क्या है जीरो। अब मान लीजिए आपने ये कहा, ये तो हमारा फर्स्ट स्पेशल केस था। अब हमारा सेकंड स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल केस में हमने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर जो थीटा की जीरो वैल्यू पुट कर रहे हो और आप यहाँ से वो एंगल निकाल रहे थे टेंजेंट अल्फा जो आपने निकाला था, तो आपके पास क्या था भाई बी साइन जीरो अपॉन ए प्लस बी कोस जीरो। तो भाई साइन जीरो जीरो होता है तो टेंजेंट अल्फा जीरो, तो अल्फा इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तभी तो मैंने रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में दिखाया है ए के साथ। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab क्या लिखा जाएगा भाई कोस 90। कोस 90 क्या होता है मालूम होना चाहिए, कोस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। भाई आपने पढ़ा तो है, ये मान लीजिए आपने क्या कहा भाई हमारे पास ये दो वैल्यू हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। 90 डिग्री एंगल हो गया क्योंकि यूँ दिखाएंगे तो 90 बनेगा ना। तो ये क्या कहा हमने ए वेक्टर है, ये क्या कहा हमने बी वेक्टर है। अब हमने क्या कहा भाई ये हमारा रिजल्टेंट होगा, तो ये रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम को शो करेगा और इस रिजल्टेंट की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगी अंडर रूट, पाइथागोरस भी यही कहती है। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ये एंगल बताइए जो अल्फा आप ले रहे हो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, अल्फा इज इक्वल टू सीधा बी बाई ए, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो क्या आ जाएगा बी अपॉन ए। आप ये कहोगे सर आपने तो फॉर्मूले में पुट नहीं किया, बेटा कर सकते हो, साइन 90 1 होता है और कोस 90 0, तो 90 1 हो गया तो ये तो बी बच गया और ये क्या रह गया ए, तो क्या आ गया हमारे पास बी अपॉन ए। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, मैंने ये कहा कि इफ़ थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री रख दिया जाए, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं ये आपको स्पेशल केस में क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 180 मिल जाए, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और फिर आप ये कह रहे हो कि ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। आपका कहने का मतलब ये है, अगर 180 है तो आपको पता होना चाहिए भाई कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। अब आप क्या कहोगे भाई हम यहाँ से r इज इक्वल टू निकालेंगे तो r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा भाई हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री। कोस 180 माइनस लगा दूँ तो क्या आ जाएगा भाई r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और अंडर रूट, और बेटा ये क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर और b माइनस ए होल स्क्वेयर, दोनों ही हो सकते हैं भाई, b माइनस ए का होल स्क्वेयर करोगे तो भी यही आएगा। तो r इज इक्वल टू क्या कह सकते हो a माइनस बी और b माइनस ए, डिपेंड करता है कि a इज़ ग्रेटर देन b और b इज़ ग्रेटर देन a। मतलब यहाँ से अगर आप मान लीजिए टेंजेंट अल्फा निकालते हो तो क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा कोस 180 साइन 180 जीरो होता है, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा भाई जीरो ही आ जाएगा। और अगर साइन 180 जीरो होता है तो टेंजेंट अल्फा जीरो आएगा और टेंजेंट अल्फा जीरो जीरो ही होता है। डिपेंड करेगा कि ये किधर जाता है, ए की तरफ जाता है या बी की तरफ जाता है। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और आप कोई भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो और निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसका पैरेललोग्राम ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसको क्या बोलते हैं भाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए और याद करिए। ठीक है भाई, थैंक यू। और अगले जो मैं आपको वेक्टर एडिशन रूल हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा भाई। थैंक यू।